मुझे लगा आप किसी और को बुला रहे हैं, क्योंकि तारीफ में इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, मुझे लगा किसी और की कर रहे होंगे। और एक बात माफ कीजिएगा, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं प्रेमी हूं। और मैं अपने आप को देश प्रेमी कहता हूं। देश प्रेमी इसलिए कहता हूं कि प्रेम में बराबरी होती है। क्या सिपाही जी, पत्नी से प्रेम करते हैं ना, बराबरी होती है ना उसमें। इंस्पेक्टर साहब से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं ना, वहां भक्ति होती है, वहां ऊंच नीच होता है, प्रेम में बराबरी होती है। इसीलिए मैं भक्त नहीं प्रेमी हूं। खैर, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप सभी लोगों का, मला मराठी येत नहीं, हिंदी चलेगा ना? मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का और नागपुर के पवित्र भूमि पर निवास करने वाले विदर्भ के इस इलाके के सभी वासियों का, सभी वासिंदों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। हमसे पहले माजी मंत्री सुनील केदार जी ने सबका स्वागत कर दिया है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों का स्वागत कर दिया है, इसीलिए मैं इकट्ठे आदरणीय मंच को नमस्कार करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से नागपुर आने का मौका दिया। और आज हमारे लिए एक विशेष अवसर है। विशेष अवसर इसलिए है कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के वोटर पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भारत रत्न भी थे और भारत में उनको कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावे एक और खास चीज जो राजीव जी ने अपने शासन प्रशासन में किया, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, कि उन्होंने पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम किया था। और पंचायती राज के बारे में गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सारी सत्ता जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल हो गया है। डबल इंजन की सरकार, मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। तो सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कि एक एक मतदाता शासन और प्रशासन में सीधी भागीदारी कर सके, और वो भागीदारी भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता हो। इसीलिए महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज जब पूरा देश कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राजीव जी की जयंती मना रहे हैं, तो हमको उनके योगदानों को याद करने की जरूरत है। और उनका योगदान हम इसलिए नहीं याद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुश हो जाएंगे और हमको एमएलए का टिकट मिल जाएगा, हमको नगर सेवक का टिकट मिल जाएगा। हम किसी नेता को इसलिए याद करते हैं, उसके योगदान को इसलिए याद करते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें
कि किन मुश्किलों से गुजर करके किस तरीके से हमारा देश, इसको आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद एक एक कदम चलते हुए कैसे हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इस बात की जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को रहे। अगर इस बात की जानकारी आने वाली पीढ़ी को नहीं रहेगी तो फिर वो इसका महत्व नहीं समझेंगे। जब ये गाना हम लोग सुनते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, ये जो संकल्प है, इस संकल्प की धार बरकरार रहे, इसकी ताकत बरकरार रहे, इसलिए जरूरी है कि हम अपने नेताओं को याद करें, उन महामानवों को याद करें जिनके योगदान से हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आप सब आज जो एक यूनिक यात्रा निकाली गई, टेक्नो यात्रा, टेक्नो झांकी, उसमें शामिल थे। यह शुरू हुआ राजीव जी के पुतले से, और बीच में हम लोग बापू को नमन करते हुए, माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस स्थान पर, संविधान चौक पर यह सभा कर रहे हैं। अगर हम इन तीन व्यक्तियों को भी आपस में जोड़ करके देखें तो हमको समझ में आएगा कि हमारा देश, हमारे देश का संविधान, उसका शासन और प्रशासन और हरेक वो दशक जिससे गुजर करके आज हम यहां पहुंचे हैं, यह अपने आप नहीं हो गया है। और खास करके इस बात को याद रखिएगा कि आज जब लोगों के कामों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, तब यह और जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को बार बार याद करें। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो पीढ़ी अपना इतिहास याद नहीं रखती है, इतिहास उसको भुला देता है। इतिहास हम इसलिए याद रखते हैं कि हम जाने कि किस परिस्थितियों से हम गुजर करके आज आए हैं। आज आप देखिए कि राजनीति की क्या संस्कृति बन गई है। अपने नेताओं की चापलूसी करनी है, अपने नेता के खिलाफ एक भी प्रश्न नहीं पूछना है, अपने सरकार का दुष्प्रचार करना है, काम करेंगे 1 रुपया का, बताएंगे उसको 100 रुपया। और राजीव जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए बोले थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो यहीं पे बोले थे, महाराष्ट्र में ही बोले थे, नागपुर में बोले थे। हमको माजी मंत्री नितिन राउत साहब ने करेक्ट किया कि यहीं पे बोले थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते वो पैसे में तब्दील हो जाता है। अपनी सरकार की आलोचना कौन करता है? और गडकरी साहब तो अपनी सरकार की आलोचना कर भी नहीं रहे थे, बस इच्छा जाहिर किया था कि राजनीति छोड़ देने का मन करता है, उनको छुड़वा दिया है राजनीति। हालत आप देख रहे हैं कि अपनी सरकार तो छोड़ दीजिए, विपक्ष अगर सरकार के ऊपर सवाल पूछना शुरू करे तो क्या क्या होता है। और जब हमारे नेताओं को ईडी बुला रहा था तो दूसरे दल वाले कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग बिला वजह हल्ला क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये जो देश के भीतर हो रहा है, इसका एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप अपनी ही चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल अगर पूछेंगे तो आपको पहले खरीदने का प्रयास किया जाएगा, और आपका ईमान यदि बिकाऊ नहीं है तब आपको डराने का प्रयास किया जाएगा।
अगर आप डरने वाले भी नहीं हैं तो फिर आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात आप सब लोग समझ लीजिए। और राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति थे अपने ही नेताओं के ऊपर। और मैं बिहार से आता हूं, एक प्रसंग आप लोगों को कहना चाहता हूं। बिहार में दंगा हुआ, बिहार की सरकार और बिहार का शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री जहां दंगा हो रहा है वहां जाएं, वहां लोगों से मिलें। तो जब वो पटना पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि पायलट नहीं है, कैसे जाइएगा। तो राजीव जी ने कहा कि शायद आप भूल गए कि हमको हेलीकॉप्टर भी उड़ाने के लिए आता है। और वो खुद गए। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारी सरकार थी, आज हमारी सरकार नहीं है। आज ये सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहेगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमको देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और भारत का प्रतिनिधि बना करके उनको विदेश भेजा गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और क्या आज की हालत है कि सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनको कमेटी से भगा दिया गया है। आज मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि दिल्ली में सीबीआई का रेड हो रहा है। हम बोले नया क्या हो रहा है? अरे आज इसके घर हो रहा है, कल उसके घर हो रहा है। तो बोला ये ठीक हो रहा है। हम बोले ठीक और गलत का तो छोड़िए, हमको तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं गडकरी जी के घर में सीबीआई का रेड ना हो जाए। वो तो उसी पार्टी में हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारी सरकार कब बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान हम इस बात के लिए हैं कि नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो नेहरू जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा थी, तो एक ऐसा संविधान बना कि मंत्री जी का वोट भी एक है और सामने बैठा जूता सिलने वाला का भी वोट एक है। ये संविधान की ताकत है। अगर ये संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि इस देश के जो अरबपति हैं, इस देश के जो खरबपति हैं, इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जाते? ये लोकतंत्र की ताकत थी। ये लोकतंत्र की ताकत थी जिसने हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर को बराबर कर दिया, जिसने मोटा और पतला को बराबर कर दिया, जिसने महिला और पुरुष को बराबर कर दिया, जिसने सिपाही और एसपी को बराबर कर दिया। ये जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत के चलते ही नेहरू जी थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इस बात को याद रखिएगा। और अजीब स्थिति है, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो देश के लोगों के हक और अधिकार के बारे में सवाल पूछते हैं। देश के लोगों की जो हालत है, उस हालात के बारे में सवाल पूछते हैं। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। तालियों
मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम मान्यता, परंपरा और विज्ञान सब कुछ समझते हैं। करवा चौथ अगर हो, यहां मैडम बैठी हुई है अध्यक्ष जी, करवा चौथ हो तो हम चांद को देखते हैं चलनी से, वो हमारी मान्यता और परंपरा है। लेकिन हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और मास्टर साहब यह सवाल पूछें कि चांद किसका सैटेलाइट है, तो कह देंगे चलनी का कि पृथ्वी का बोलेंगे? बोलिए, चांद किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है ना। तो विज्ञान और परंपरा का फर्क हम समझते हैं, मान्यता और सच्चाई का फर्क हम समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। इसीलिए आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और वो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ये है कि भले हमको दलीय नुकसान हो जाए, भले हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, सीट का, मंत्री का, एमएलए का, एमएलसी का, लेकिन हमको देश को अपने दल से ऊपर रखना पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। और वो परंपरा, जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माओ की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है, 100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिबाई, वो का जाने पीर पराई। जो देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, देश की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं की, जिनकी माओं के गोद सुनी नहीं हुई, जिनके बहनों की मांग की सिंदूर नहीं धुली, उनको नहीं पता कि आजादी क्या होता है। हम उस संस्कृति से आते हैं। हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में 2 तरह के लोग हिस्सा लिए। हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। और मैं और से का फर्क तो हम पहले भी बता चुके हैं। जब मैं आ रहा था और हमको हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता फ्रीडम पार्क दिखा रहे थे, तो मेरे मन में वो आजादी वाली बात याद आ रही थी। जब हम आजादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज से आजादी चाहिए, क्यों आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आजादी चाहिए। अरे इसी बात की आजादी चाहिए कि इस देश का नागरिक, इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे, इसी बात की आजादी चाहिए। आजादी कोई भीख है, आजादी कोई वरदान है। आजादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है और हमको लगातार आजादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। आजादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सकें।
जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है, तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले? इस सवाल का जवाब हम पूछ सके। हम ये पूछ सकें कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है, तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? हम यह सवाल पूछ सकें कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है, तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम ये सवाल पूछ सकें कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? ये जो देश की समझदारी है, उस समझदारी को, आजादी के उस एहसास को एक आजाद नागरिक की तरह आजाद देश में उस आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा था, देश से नहीं देश में आजादी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देश की आजादी में भाग लिए थे और वो देश की आजादी से भाग लिए थे, इस बात को याद रखिएगा। और मैं नागपुर के लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। नागपुर के वो नौजवान जिन्होंने एक दिन ठाना और मुख्यालय पे जाकर के झंडा फहरा दिया, और आज हालत देखिए कि हर कार्यालय पे झंडा फहराया जा रहा है। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो कहते थे 3 तिगारा काम बिगाड़ा। तिरंगा झंडा नहीं कहते थे मानेंगे, कहते थे ये जो 3 रंग होता है हमारी मान्यता के हिसाब से अशुभ होता था। आज वही लोग जो एक रंग आपके ऊपर थोपना चाहते थे, आपके बहुरंग को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, वह लड़ाई महज कुर्सी की लड़ाई नहीं है, वह लड़ाई महज सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम बार बार जिस भी जलसे में जाते हैं, जिस भी गैदरिंग में जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, हम इस देश के लोगों को यही कहते हैं कि आज के समय में यह लड़ाई 2 सोच के बीच बन गई है। एक वो लोग हैं जो देश को बेचना चाहते हैं, आप वो लोग बन जाइए जो देश को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो पूरे आत्मविश्वास से सत्य और सत्ता की इस लड़ाई में सत्य का दामन थामिए। और इस बात को याद रखिए, आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे। इस बात को याद रखिएगा, सच के साथ खड़े रहिए। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं, अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं, कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं, नहीं कहते हैं? तो कुत्ता तो शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा, और आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको कटहल कटहल कहेंगे वो कटहल हो जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई कहेगा कि ये भ्रष्ट है, चोर है, तो भ्रष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश के भीतर आजादी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश में अंग्रेजों को मार भगाने की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा गुलामी के खिलाफ सबकी बराबरी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। और आजादी के आंदोलन के जितने प्रतीक हैं वो सारा प्रतीक हमारा है, इस बात को याद रखिएगा। DD1 पर एक धारावाहिक चलता था, भारत एक खोज, और भारत एक खोज के एक एपिसोड में नेहरू जी का एक क्लिप दिखाया गया है।
नेहरू जी पूछते हैं सामने बैठे हुए लोगों से, जैसे आज हम लोग आ रहे थे तो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो नेहरू जी पूछते हैं बैठे हुए आम भारतीयों से कि कौन है भारत माता। तो सामने से लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि खेत और खलिहान है भारत माता, कोई कह रहा है कि नदी और पहाड़ है भारत माता। तो नेहरू जी कहते हैं कि ना खेत और खलिहान, नदी और पहाड़, बल्कि आप सब लोग जो इस देश के लोग हैं वही है भारत माता। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं इसका मतलब भारत की जय होता है, भारत के लोगों की जय होता है। और देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों के जो हक और अधिकार हैं उस हक और अधिकार के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए खड़ा होना ही देशभक्ति होती है, देश प्रेम होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, अगर किसी को पढ़ाई नहीं मिल रही है, अगर किसी को चलने के लिए सड़क नहीं है, अगर किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, और लोगों को उनकी पहचान के आधार पर अगर बराबर का आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी आजादी को और उसके दायरे को और उसके मुकम्मल इम्तिहान को आज तक पूरा नहीं कर पाए। इस बात को याद रखिएगा। आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, व्यापारी को व्यापार, सबको मिले बराबर का अधिकार। हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, तब बनेगा देश महान। इस बात को याद रखिएगा। नारा लगाने से होगा? इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि गुलाब दे दिए, लव यू और लव यू टू। इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इंडिपेंडेंस डे आजादी का दिन उस संकल्प को याद करने का दिन है कि इस आजादी के दायरे को हमको वहां तक पहुंचाना है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। इस बात के लिए है, उस संकल्प को दोहराने के लिए है कि किसी को भी उसके रैंक के आधार पर जलील नहीं किया जाए। सोच करके बताइएगा, आप बीमार हो गए हैं, अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए हैं, डॉक्टर साहब आपको सुई दे दिए हैं, सुई पर आकर के अगर आपका वार्ड साफ नहीं करेगा तो आप ठीक होइएगा? तो आपके काम के आधार पर डॉक्टर और स्वीपर का फर्क हम जिस दिन मिटा देंगे ना, उस दिन हम आजादी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, आज उस संविधान को, उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोग पूछते हैं कि अरे काहे तुम लोग रोड पे निकल करके हल्ला कर रहे हो? हम बोले हल्ला नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको समझा रहे हैं कि समझ लीजिए कि 35 करोड़ भारतीय थे हम लोग और मुट्ठी भर अंग्रेज थे, और 35 करोड़ भारतीयों को उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था। अपने ही खेत में आप कौन सा फसल लगाना चाहते हैं, इस बात की आजादी आपको नहीं थी। अपने ही घर में आप कैसे रहना चाहते हैं, इस बात की आजादी नहीं थी। अपने ही टैक्स के पैसे से जो स्कूल बना है, उस स्कूल में पढ़ने की आजादी नहीं थी। और अपने हमारे ही देश में बने हुए रेस्टोरेंट में अंग्रेजों के साथ बैठ करके खाना खाने की आजादी नहीं थी। ये जो आजादी हमको मिली है, यह आजादी संघर्षों से मिली है, यह आजादी बलिदान से मिला है। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते, अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि वो आके कहेगा कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं,
हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कैसे पहचानिएगा इसको? मैं एक प्रश्न पूछता हूं हमेशा खुद से, मैं जहां से आता हूं और जो मेरी सच्चाई है, कोई अगर चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरे जैसे व्यक्ति को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है। मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो 3000 रुपए महीने में अपना जीवन चलाता है। आजकल 3000 रुपया में तो जूता भी नहीं खरीद सकते हैं आप। मोबाइल का रिचार्ज भी कराएंगे तो 700 रुपया लगता है, जियो धन धना धन। तो मेरे लिए तो यह खुशी की बात होती, लेकिन मुझे तकलीफ क्यों हुई? मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि ये कैसा व्यक्ति है भाई, ये तो कुल्हाड़ी में लगे हुए उस लकड़ी की तरह है जो लकड़ी पेड़ से कटा है और वो लकड़ी कुल्हाड़ी में लग करके फिर उसी पेड़ को काट रहा है। ये तो कालिदास की कहानी हो गई कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो गरीब के बारे में सोचेगा ना, वो उस देश के आम लोगों के बारे में सोचेगा ना। अगर वो सचमुच में चाय बेचने वाला व्यक्ति है तो चीनी 200 रुपए किलो बिकेगा। अगर वो सचमुच गरीब का बच्चा है तो इस देश के सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे। ये प्रश्न जब मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि जिसको चापलूस कहना है कहने दो, लेकिन हम सच बोलेंगे। और सच ये है कि कांग्रेस पार्टी का कमान राजीव गांधी जैसे व्यक्ति के हाथ में था, इसीलिए हमारे जैसे व्यक्ति इस देश में पढ़ पाए, पीएचडी कर पाए। और पीएचडी जब हमने की है, आपके खून और पसीने के कमाई से हमने अगर पढ़ाई की है, आपका नमक हमने खाया है, तो हम नमक हलाली करेंगे और जो सच है पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे। और सच ये है कि कोई भी हो अगर इस देश को बेचने का साजिश करेगा, अगर हम दो हमारे दो की नीति पे चल करके इस देश में तबाही फैलाने का काम करेगा, अगर इस देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने सरकारी दोस्तों को खजाने को भरने का काम करेगा, अगर इस देश में रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो उनको आपस में लड़ाने का काम करेगा, अड़ करके उसके सामने में खड़े हो जाएंगे। और आज हम अड़ करके उसके सामने में खड़े हैं कि इस देश में, आजाद देश में आजादी तभी सुरक्षित रहेगी जब आजाद तरीके से सोचने वाले लोग उठ खड़े होंगे, मिलजुल करके इस अन्यायकारी अत्याचारी सरकार के खिलाफ मुकाबला करेंगे। ये चुनौती आज हमारे सामने सबसे बड़ी है। इसीलिए मैं आप तमाम युवाओं से और आप तमाम कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारा देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। गंभीर परिस्थिति यह है कि जिन लोगों को हमारी लड़ाई में, हक और अधिकार के इस संघर्ष में हमारे साथ खड़ा होना था, वो आज उनको बर्बाद करने वाले, लूटने वाले लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं। और आप कोई भी प्रश्न खड़ा कीजिए तो आपको कहेंगे कि ये तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। कांग्रेस के जमाने में ये होता था कि बलात्कारी को संस्कारी बताया जाए। बोलिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस का कोई नेता बोला था कि बलात्कार करने वाले संस्कारी हैं, बलात्कार वाले ब्राह्मण हैं, अच्छे कुल के हैं? कोई ये बात बोला था? आज हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक उसी वक्त 11 बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है। यह शर्मनाक है। बतौर समाज हम सड़ रहे हैं। यह हमको सोचने की जरूरत है कि हमारी संवेदना को किस तरीके से मारी जा रही है। आप सोच करके देखिए कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो महिला जब टीवी पे देख रही होगी वो फोटो,
वो वीडियो कि उन बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है, उसका दिल कितना रो रहा होगा, इस बात को सोच करके देखिए। इसीलिए मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने स्वार्थ को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, ना हम बचेंगे ना देश बचेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहते हैं, सत्ता थी तब सत्ता के लिए लड़ रहे थे तो समझ में आता है कि मंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज सत्ता के लिए नहीं, मेरे भाई मेरी बहनें, सत्य के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं दावे से आपको कहता हूं, जैसे सांप का बच्चा भी सांप होता है ना, उसके अंदर जहर होता है,